नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, रीट और सीटेट और दूसरे भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अब हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान लेवल 2 में हम आपको सामाजिक विज्ञान का जो पूरा कोर्स है वो हम आपको करवाएंगे। यूनिट वाइज हम चलते रहेंगे, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। फर्स्ट वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कैसी थी, क्या था, इसके क्या क्या प्रभाव थे, इसके निर्माता कौन थे और क्या क्या इसमें पाया गया, सभी तरह की इसकी जो विशेषताएं हैं वो हम सिंधु घाटी सभ्यता इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है उसके बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखिए, 1826 की अपन बात करें तो चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति का नाम आता है। सबसे पहले जो बात करते हैं, सबसे पहले अगर नाम आता है तो वो आता है 1826, चार्ल्स मेसन का यहाँ पर नाम आता है। उसके बाद में 1856 में क्या नाम आता है, बर्टन का नाम आता है। 1856 में फिर इसकी खोज जो है वो बर्टन के द्वारा की गई। कहा जाता है कि उस समय किसी तरह की खोज चल रही थी तो रेल की पटरियाँ बिछाने का काम हो रहा था, तो वहीं खुदाई के दौरान जो है वो ईंटें मिली, तो उन्हीं ईंटों के आधार पर जो है वो वहाँ की खुदाई की गई। तो 1875 की बात करें तो 1875 में नाम जो आता है वो आता है कनिंघम का नाम आता है। और यहीं पर अपन बीच में अपन बात करें 1904 की 1904 में क्या हुआ था, उस समय जो वायसराय थे भारत के वो थे लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी और वो कनिंघम के निर्देशन में की थी। तो यहाँ पे 1904 में भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई थी। उसके बाद में हड़प्पा का जो उत्खनन है वो 1921 में शुरू हुआ और उसके बाद इसकी जो पूरी जो रिपोर्ट जो है वो 1924 में लंदन टाइम्स में प्रकाशित हुई थी कि घोषणा हो गई थी कि इस प्रकार की खोज जो है वो हमने की है। तो ये जो घोषणा की अगर बात अपन करते हैं तो ये हुई थी 1924 में, 1924 में। तो दोस्तों, जो ये कोर्स बना रहे हैं इसमें हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को लेकर ही चलेंगे। परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन सभी चीज़ों को हमने एक जगह लाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये ऐसे बनते हैं। सबसे पहला प्रयास 1826 में, ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद बर्टन बंधुओं ने, यहाँ पे दो भाई हैं, बर्टन बंधु हैं, यहाँ पे दो भाई हैं। उसके बाद कनिंघम का 1875 में, इन्हीं के निर्देशन में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। हड़प्पा का जो उत्खनन है वो 1921 में प्रारंभ हुआ था और 1924 में ये प्रकाशित हुआ था। इसकी घोषणा कर दी गई थी, सरकारी रूप से घोषणा कर दी गई थी कि हमने इस तरह की खोज की है, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं कि इसका विस्तार कैसे हुआ, ठीक है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, हड़प्पा जो सभ्यता जो अपन बात कर रहे हैं इसका विस्तार कहाँ तक है। देखिए, ये है उत्तर, ठीक है, ये है पूर्व, ये है पश्चिम और ये है दक्षिण। हड़प्पा सभ्यता के अगर अपन उत्तर की बात करें तो उत्तर में इसका बिंदु माना जाता है मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। पूर्व की अगर बात करें तो ये आता है आलमगीरपुर अपने उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। और नदी का नाम है हिंडन नदी। देखिए, पुराने ज़माने में जब सभ्यताएं विकसित हुई थी वो अधिकतर नदियों के किनारे ही हुई थी, ताकि उन्हें जल संबंधी, सिंचाई संबंधी, कृषि संबंधी किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। उसके बाद अपन बात करते हैं दक्षिण की। दक्षिण में इसका बिंदु था देमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है और नदी का नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। और अगर अपन पश्चिम की बात करें, पश्चिम में है सुरका गेडोर। ये कौन सी नदी के किनारे है, दास नदी के किनारे। ये आता है बलूचिस्तान में, ठीक है, जो कि अपन कह सकते हैं पाकिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान के अंतर्गत ये प्लेस आता है। तो यहाँ से आपको ये इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्व का विस्तार क्या था, दक्षिण में विस्तार कहाँ था, पश्चिम का विस्तार क्या था, तो इस तरह से ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि कितना था इसका विस्तार था। ये देखिए, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इतनी बड़ी ये सभ्यता थी, इतनी विशाल थी। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार था, ठीक है। इस हड़प्पा या फिर अपन कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, पूरा इसमें विस्तार आ चुका है, ठीक है। सभी स्थल इसमें आ चुके हैं। अब अपन तीसरी बात करते हैं इसके समय की।
समय जो है यहाँ पर हमने केवल प्रामाणिक समय ही दिया है। प्रामाणिक का मतलब है जो कि सर्वमान्य जो समय है वो दिया है। सर्वमान्य समय जो है वो रोमिला थापर का माना गया है। इतिहासवेता है रोमिला थापर, उन्होंने कहा था 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व ये समय सिंधु घाटी सभ्यता का माना गया है। रोमिला थापर ने जब ये कथन दिया है तो कार्बन 14 जो पद्धति है जिसको बनाई थी विलियर्ड लिम्बी ने, उसके द्वारा भी यही समय माना गया है। कार्बन 14 पद्धति में क्या होता है कि वस्तु के काल की गणना की जाती है। ऐसा माना जाता है साइंस में कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ मौजूद है उस सब में कार्बन है, तो उस कार्बन की मात्रा जो है वो लंबे समय तक रहती है, जिस कारण से उसकी आयु को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर कार्बन 14 पद्धति के द्वारा और रोमिला थापर के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो माना गया है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि निर्माता, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, उसमें अलग अलग मत है। तो सबसे पहले अपन मत की बात करते हैं, जॉन मार्शल और अखालदास बनर्जी का मत। ये ऐसा कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़ थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं पुशालकर, डॉक्टर पुशालकर और डॉक्टर रामचंद्र। ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। कौन थे? आर्य। और उसके बाद अपन मानते हैं गार्डन चाइल्ड, ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता जो थे वो सुमेरियन थे। ठीक है, आर्य यानी होता है कुलीन, अभिजातीय वर्ग के लिए एक शब्द आता है आर्य। ठीक है, तो अधिकतर जो है वो ये माना जाता है कि आर्य कहाँ से आए, तो मध्य एशिया से आए। मैक्स मुलर ये मानता है, मैक्स मुलर का मत जो है वो सर्वमान्य माना जाता है, इसमें मध्य एशिया वाला मत जो है वो। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियों की बात भी होती है कि उस समय 4 प्रजातियां मुख्य रूप से निवास करती थी। तो यहाँ पर बात करते हैं, पहली है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। दूसरी है भूमध्य सागरीय, ये यहाँ पे सर्वाधिक थी। ठीक है, क्वेश्चन बने कि सर्वाधिक कौन सी थी, तो आप ध्यान रखिएगा कि भूमध्य सागरीय जो थी वो सर्वाधिक थी। उसके बाद मंगोलाइड, ठीक है, ये भी वहाँ पे निवास करते थे। और उसी के साथ में अल्पाइन या निग्रोटो, जो कि निग्रोटो यानी कि ब्लैकिश, तो वो भी जो थे वहाँ पे निवास करते थे। तो यहाँ पे 4 प्रजातियों के बारे में भी बात कही गई है। अब इसके आगे हम चलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट सिलेबस आपके सामने लाएंगे, केवल एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू में ही हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे था। तो नगरों की अगर अपन बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले रावी नदी, रावी नदी के किनारे था हड़प्पा जो स्थल खोजा है। सतलज नदी के किनारे था रोपड़। अरब सागर, देखिए कोई नदी तो नहीं है पर अरब सागर के किनारे था बालाकोट। सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो। बोगवा नदी के किनारे लोथल। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा। ये जो मेन जो है ये हमने यहाँ पर इसके बारे में बात की है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल पाया गया है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं और भी इम्पोर्टेंट, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। जिन स्थलों की खोज हुई है उनके बारे में हम एक एक करके अपन बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले अपन लेते हैं हड़प्पा को। ठीक है, सबसे पहले अपन लेते हैं हड़प्पा को। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके बारे में कुछ बातें भी मैं आपको बता दूं कि ये हमारे विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, प्लस ताम्रयुगीन सभ्यता थी, प्लस कांस्य युगीन सभ्यता थी। किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए कि विश्व की प्रथम कांस्य सभ्यता कौन सी थी, नगरीय सभ्यता कौन सी थी, क्या ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी थी, तो आपका उत्तर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही होगा। ठीक है, चलिए हड़प्पा की बात करते हैं। सबसे पहले खोजकर्ता की बात करते हैं, दयाराम साहनी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। 1926 में अब फिर क्या होता है कि एक बार खोज होने के बाद फिर उत्खनन होता है, आगे से आगे उसकी खुदाई होती है, तो अलग अलग नेम चेंज होते हैं। 1926 की बात करें तो माधव स्वरूप वत्स ने की, 1946 में मार्टियर व्हीलर ने की। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की जो इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताने वाले हैं कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हमें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। अगर क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली है, तो आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। पर अगर क्वेश्चन ये बने कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली है, तो आपका आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। यहाँ से हमें शंख का बेल
बकरे के अस्थि पंजर भी मिले हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। गर्भ से निकलती मृण मूर्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गर्भ से निकलती हुई मृण मूर्ति, एक गर्भ से निकलती हुई जैसे मृण मूर्ति, जैसे एक मूर्ति मिली है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। 12 कक्षों का स्नानघर, 12 कक्षों का 6x6, ठीक है, 6x6 के आकार का 12 कक्षों का जो स्नानागार है वो भी यहाँ से मिला है। गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और R37 कब्रिस्तान मिला है, वहाँ पे कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम जो है वो R37 रखा गया है। R37 एक नाम है कब्रिस्तान का, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि R37 है क्या है, तो वो है कब्रिस्तान। कहाँ से मिला है ये आप ध्यान रखिएगा, हड़प्पा से मिला है। चलिए आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। सेकंड, इसके कौन थे खोजकर्ता? राखाल दास बनर्जी थे। सबसे विशाल, सबसे बड़ी और सबसे विशाल जो सभ्यता स्थल खोजा गया है वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। यहाँ पर जो पीटर नाम का जो विद्वान है पीटर, उसने जुड़वा राजधानी कहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को आपस में जुड़वा राजधानी किसने कहा है? पीटर ने कहा है। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। 45.71 मीटर लंबी व 15.23 मीटर चौड़ी इमारत मिली है, जो कि सबसे बड़ी इमारत है। ये इसका जो शेप है ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये शेप भी जो है वो पूछा जाता है, कितना आकार था ये आप ध्यान रखिएगा। वृहद स्नानागार मिले हैं, बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, तो स्नानागार तो इधर भी मिले हैं, ठीक है। इधर आप ये ध्यान रखिएगा 12 कक्षों वाला, ठीक है, और यहाँ पे बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, योगी बाबा की मृण मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति भी मिली है। मलेरिया के साक्ष्य पर कब्रिस्तान के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले जबकि मलेरिया के मिले हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है वो भी मोहनजोदड़ो से पाई गई है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, पूरा वीडियो देखें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। चलिए आगे बात करते हैं अपन चहुंदड़ो। और कोई भी समस्या अगर आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सभी समस्याओं का हल हम आपको बताएंगे। चहुंदड़ो, थर्ड अपन बात करते हैं चहुंदड़ो। सबसे पहले ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में भी कहाँ? सिंध प्रांत के सरकंड नाम के जगह पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन थे? NG मजूमदार थे। उसके बाद में 1935 में अर्नेस्ट मेके का नाम भी यहाँ पर शामिल होता है। इनका संबंध भी चहुंदड़ो से है। उसके बाद में देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये औद्योगिक नगरी उस समय कहा जाता था। अगर क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उस स्थल का नाम बताइए जो कि औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध था, तो हमारा उत्तर होगा चहुंदड़ो। बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के अवशेष हमें चहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी के अवशेष मिले हैं। लिपस्टिक व श्रृंगार पेटिका, श्रृंगार जो साधन है, श्रृंगार की पेटिका, लिपस्टिक के जो अवशेष हैं वो हमें चहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दुर्ग के अवशेष नहीं, सिर्फ वक्राकार ईंटें मिली है। चहुंदड़ो से हमें किसी प्रकार के दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं, केवल वक्राकार ईंटें मिली है, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह में आते हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह के पॉइंट बनते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोथल की बात करते हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात। गुजरात में हम बात करते हैं। सबसे पहले रंगनाथ राव, खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। बंदरगाह के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। गोदीवाड़ा यानी विदेशी व्यापार, जो बंदरगाह में जो साधन प्रयुक्त होते थे, ठीक है, उस प्लेस को जो है वो गोदीवाड़ा कहा गया है। और इससे गोदीवाड़े से हमें ये प्रमाण मिला है कि वहाँ पे विदेशी व्यापार होता था। तो विदेशी व्यापार का प्रमाण जो है वो कौन है? गोदीवाड़ा से हमें प्राप्त होता है। चावल के प्रथम साक्ष्य, सबसे पहले चावल के साक्ष्य जो है वो लोथल से प्राप्त हुए हमें, चावल के साक्ष्य, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की मम्मी मिली है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, अग्नि वेदिका मिली है और अनोखी कब्र मिली है। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, अग्नि वेदिका। अग्नि वेदिका जो है वो हमारे राजस्थान के कालीबंगा से भी प्राप्त हुई है। तो अगर ये पूछा जाए कि कालीबंगा के अलावा वो कौन सा स्थल है जहाँ से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है, तो हमारा उत्तर होगा लोथल। लोथल से भी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना, और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है अनोखी कब्र। एक ऐसी कब्र मिली है जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों को साथ में दफनाया जाता था। तो अनोखी कब्र, ऐसी कब्र जो है वो हमें लोथल से
प्राप्त हुई है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुरकोटड़ा। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, सुरकोटड़ा का जो स्थल है वो भी हमें गुजरात में मिला है। इसके जो खोजकर्ता कौन थे? जगपति जोशी। जगपति जोशी खोजकर्ता थे। घोड़े की अस्थियां मिली है। कब्र में कलश भी मिला है। कब्र में जब शव है तो शव के साथ में कलश भी रखे हुए मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा से। हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। ये जो स्थल है वो हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले हैं उसमें से कौन सा स्थल उसके पतन को दर्शाता है, तो आपका आंसर होगा सुरकोटड़ा। ठीक है, चलिए इस वीडियो का जो अंतिम है कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में अपन बात करते हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, गग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा में खोजकर्ता के नाम आप ध्यान रखिएगा, अमलानंद घोष, बीबी लाल और बी के थापर। बीबी लाल और बी के थापर, दोनों ही बीबी हैं। एक बीबी लाल है और बी के थापर, सॉरी बी के थापर है। ठीक है, 3 जनों का नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कालीबंगा सभ्यता के जो ऊपरी सतह पर तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं और निचली सतह पर हमें पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। उससे पहले की पूर्व यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के अवशेष भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जूते हुए खेत के प्रमाण हमें केवल और केवल कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत। 7 अग्निकुंड प्रमाण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, या अपन कह सकते हैं वेदिकाएं। ठीक है, एक ही बात है वो। खोपड़ी जिसमें 3 छेद। विश्व में सबसे पहले शल्य चिकित्सा सर्जरी जिसको अपन कहते हैं आज के ज़माने में, उसके साक्ष्य जो हैं वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक खोपड़ी मिली है जिसमें 3 छेद थे। इससे हमें ये प्रमाण मिला कि उस समय शल्य चिकित्सा की जाती थी। उसके बाद अलंकृत फर्श के उदाहरण मिले हैं, एकदम अलंकृत डिजाइनिंग फर्श जो है वो हमें उसका एग्जाम्पल मिले हैं। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ी की नाली का प्रयोग भी कालीबंगा सभ्यता से हमें मिलता है। सरसों का प्रमाण भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। और यहाँ पर अपन बात करें विद्वान दशरथ शर्मा जी की बात करें तो उन्होंने इसको तीसरी राजधानी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा गया है? कालीबंगा सभ्यता को कहा गया है। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो दीनहीन सभ्यता है, मतलब निम्न वर्ग की, गरीब जो अपन कह सकते हैं, निम्न वर्ग की जो सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता को कहा गया है। तो इस वीडियो में हमने इतनी सारी बातें की। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, याद हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगा है हम प्रयास, तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।